जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 17 सितंबर 2021 का ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके हम जीके जीएस और करंट अफेयर के 45 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, उसका ट्रेंड क्या था, किस लेवल का था और एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके। दोस्तों यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से, जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे वहाँ से आपको भी मिल सकता है। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा डेप्थ में करेंगे, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक कोट देखते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये खुद ही इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं और इन्होंने अपने उस समाज का, वो पहले व्यक्ति थे जो इतनी ऊपर का मुकाम हासिल किया था। इन्होंने वो अपनी इसी शिक्षा के बदौलत अपने इनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे संघर्ष आए, लेकिन इसी शिक्षा के बदौलत उन्होंने कभी हार नहीं माना और देश और समाज के लिए इतना बड़ा काम किया कि आज इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आप भी जितना ही ज़्यादा सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझेंगे, उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम हॉल में कर पाएंगे। तो आप खूब मेहनत से सिलेबस को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, जरूर ही आपको अच्छा करेंगे, सफलता मिलेगा। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केरल में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इसका बात करें यहाँ पे उष्णकटिबंधीय का, उष्णकटिबंधीय वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्रों में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो वन जो जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और ये वर्ष में कभी भी एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसी कारण इसे सदाबहार वन कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ये वाला ग्रीन जो देख रहे हैं इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं। यहाँ पे महोगनी, इबोनी, रेयोजूट जैसे मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये जो हल्का ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये साल के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और यहाँ पे इमली, साल, सागौन ये जो है यहाँ पे मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और ये पर्वतीय वनस्पतियाँ देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों को पर्वतीय वन कहा जाता है। जैसे वहाँ पे चीड़, देवदार जैसे मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और मैंग्रोव वन की बात करें, जो हमारा तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पे मैंग्रोव वन पाई जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाई जाती हैं, इधर गुजरात वाले एरिया में, इस क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये यहाँ पे जो ये गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है और महाराष्ट्र का और कर्नाटक का कुछ क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय ये कटीले वन पाए जाते हैं, जिसमें बबूल और नागफनी जैसे मुख्य वनस्पतियाँ यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस कारण यहाँ से कटीले वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1991-92 में और उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इसका 6 अगस्त 2021 को नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया जाता है। और ये भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय इसे प्रदान करता है और इसमें 1 मेडल, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख नगद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना है। ये एक वर्ष में खेल के प्रदर्शन के आधार पर इसमें इसका चयन किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान को आपको भरना है। जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या। तो यहाँ पे ये गैप में क्या क्या भरा जाएगा ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक
परमाणु त्रिज्या घटती है, ये भरा जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। जो प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन के परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और नाभिकीय आवेश की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज, तो ये नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों द्वारा उत्पन्न कुल धनात्मक आवेश होता है। एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। 1 प्रोटॉन में अगर हम +1 से गुणा कर देते हैं, +1 से, तो आ जाएगा कितना? +1 आवेश जो होता है वो नाभिकीय आवेश हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन की 8 हो जाएगा, तो 8 जो है नाभिकीय आवेश, ऑक्सीजन का नाभिकीय आवेश कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों किसी तत्व के परमाणु में सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है। और परमाणु त्रिज्या की बात करें, परमाणु त्रिज्या ये नाभिक के केंद्र में उपस्थित बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से इसके केंद्र से लेकर के ये इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। और ये परमाणु त्रिज्या जो होता है वो इसे हम पीरियडिक टेबल में अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पीरियड्स हैं, ये पीरियड है, और ये जो है समूह है, ग्रुप है। ठीक है। और इसमें परमाणु त्रिज्या जो है वो बाएं से दाएं जाने पर ये त्रिज्या कम होती चली जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से कोई भी एक थोड़ा सा समझ लेंगे कंसेप्ट, तो आप क्वेश्चन को समझ कर भी एक पॉइंट से भी आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पूछा था लिथियम से, ये देख सकते हैं, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन तक की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी नहीं, कम होगी, त्रिज्या घटती है। और ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे से आने पर इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। ऐसे परमाणु त्रिज्या इसकी बढ़ती चली जाती है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्यालय है जो 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय और बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है, मुख्य एजेंसी है? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करता है, ये मुख्य एजेंसी है। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO, इसकी स्थापना 1951 में होती है। और ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्य कार्य है राष्ट्रीय आय, GDP, GNP की गणना और प्रकाशन करना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करना, जनगणना, सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करना, सांख्यिकीय मानकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए डेटा तैयार करने का ये कार्य करता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 358। ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऐसी कोई उपबंध हमारे संविधान में नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक 3 आपातकाल के बारे में कहा गया है। 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और 360 जो अनुच्छेद है वो कहता है वित्तीय आपात के बारे में उसमें प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, करंट अफेयर से पूछा है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार, बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR और DMR नीति किसने लॉन्च किया है? दोस्त ये 2022 का और करंट अफेयर से है, तो इसका उत्तर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के समय में ये चेंज हो गया होगा। तो करंट अफेयर के लिए दोस्त हम उत्तर नहीं बता पाएंगे। आप खुद से करंट अफेयर का कोई ईयरली या मंथली मैगजीन जो फॉलो करते होंगे उसको कई बार पढ़ लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको बहुत ही आराम से कवर हो जाएगा। तो हम आपको वहाँ से बता देंगे कि कहाँ से किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उसको बेस बना के उस एरिया को जरूर कवर कर लें। तो यहाँ पे देखिए, ये जैव चिकित्सा नवाचार नीति से पूछा है। तो उस समय दोस्त जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो मनसुख मांडविया थे। तो इस समय उसको ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य मंत्री ही करेंगे, तो मनसुख मांडविया से ही हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा लॉजिकली आप करेंगे तो भी सही हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है यहाँ से कि कोई भी क्षेत्र, जैसे स्वास्थ्य में हो गया, कृषि में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, हेल्थ में हो गया, और शिक्षा में, पर्यावरण में कोई नीति अगर लॉन्च की जा रही है तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और कौन कौन सा कैबिनेट जो है किसको दिया गया है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो वो थोरियम था। तो इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये आधुनिक पीरियाडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है, और इसको बनाने में इसमें आज कितने तत्व हैं? 118 तत्व इसमें शामिल हैं। लेकिन इसको ये एक ऑटोमेटिक ऐसे तो नहीं बन गया, इसको बनाने में वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं, जिसमें डाइबोरो ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का खोज किया था, और ये जो आज हम देखते हैं इसे हेनरी मोजले ने दिया था। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम जब दिया था तो उस समय 56 तत्व ज्ञात थे, और उसको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उसने व्यवस्थित किया था, और उसमें पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था, और आखिरी तत्व जो था वो थोरियम था। तो शुरुआत किससे हुआ था? हाइड्रोजन से, और अंत किससे हुआ था? थोरियम से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए, और ये अभिक्रिया दिया है, और उसमें ये पूछ रहा है कि P के स्थान पे क्या आएगा, और Q के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, R के स्थान पे और S के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या जो परमाणु होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे आप अगर आप 9 और 10th को अगर आप अभिक्रिया वाला जो टॉपिक है, जो लेसन है, उसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बाएं तरफ क्या हो जाएगा? बाएं तरफ हो जाएगा फेरस का 2 हो जाएगा, और सल्फर का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फेरस का 2 हो जाएगा, सल्फर का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। और दाईं तरफ अगर हम जो है 1-1 रखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर दाईं तरफ हम ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 रख दिए, बाकी Q के स्थान पे 1 रखेंगे, एक R के स्थान पे 1 रखेंगे, और जो है 1 के स्थान पर S के स्थान पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे फेरस देखिए, फेरस वाला जो है जो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? फेरस का 2 हो जाएगा 2, और सल्फर का हो जाएगा 2, ठीक, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8। 8 कैसे होगा? 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 8, 2, 10, 2, 12 हो गया, ठीक है। 12 इधर भी होना चाहिए, तो एक इधर रखेंगे तो फेरस जो है कितना हो जाएगा? 2 फेरस हो गया, 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 हो गया, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो सल्फर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सल्फर 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो सल्फर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 रखेंगे हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, और 3, 2, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 2, 12, 12 इधर भी था और 12 इधर भी था। अगर आप थोड़ा सा ना ये इसको समझ लेंगे तो आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये ऐसे एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए उसको कवर कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में चलो लोकू मनाया जाता है। तो हम भारत में जो मुख्य उत्सव हैं उसको देख लेते हैं, प्रमुख त्यौहार या महोत्सव हैं जो ये भारत के सभी राज्यों के प्रमुख त्यौहार और महोत्सव। गुजरात में मोढेरा नृत्य महोत्सव, पतंग महोत्सव मनाया जाता है। हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेला मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, असम में पटकाई उत्सव, बिहू, झारखंड में सरहुल करमा, गोवा में सनबर्न महोत्सव, और आंध्र प्रदेश में दक्कन महोत्सव और उगादी मनाते हैं। तेलंगाना में उगादी, बथुकम्मा, कोथाकोंडा, मध्य प्रदेश में खजुराहो उत्सव, कोणार्क में, उड़ीसा में कोणार्क उत्सव, नर कलेवर उत्सव मनाते हैं, और कर्नाटक में गुड़ी पड़वा मनाते हैं। और आगे बात करें, ओणम कहाँ मनाते हैं? ये केरल में मनाते हैं। राजस्थान में बूदी उत्सव, मरु उत्सव मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाते हैं, जलीकट्टू त्यौहार मनाते हैं। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव, मणिपुर में संगाई पर्व, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। सिक्किम में सागा दावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तमांग सेलो, और अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग लोसार महोत्सव, मुरुंग, और लद्दाख में हेमिस मनाया जाता है। यहाँ से कुछ त्यौहार आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से ये हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, और संगाई पर्व जो है वो मणिपुर में, और सागा दावा सिक्किम में, ये कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उससे पहले हम योजना आयोग की बात कर लेते हैं। ये पंचवर्षीय योजना दोस्त, ये 5 ईयर प्लान, ये भारत में आर्थिक विकास और संसाधनों के योजनाबद्ध उपयोग के लिए
बनाई गई थी 5-5 वर्षों के लिए, हालांकि कुछ समय में ये 1 या 3 वर्षों का भी रहा है। और ये इसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? योजना आयोग की होती थी। और पहली पंचवर्षीय योजना 1991 में आया था, और ये 1991 से लेकर के 2012 तक चला था। 2012 तक चला था, और 1951 से लेकर के 2012 तक कुल 12 योजनाएं चली थी। और ये योजनाएं कौन बनाता था? योजना आयोग इसका निर्माण करता था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसी का नाम बदल करके योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, अंतःछेदन कहते हैं। आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन, जैसे पौधों में पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, जल जो होता है, जो स्थल पे और समुद्र में जो जल होता है वहाँ से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। परासरण के द्वारा, जैसे अंडे हो गए या फिर किशमिश को अगर पानी में भिगोते हैं तो परासरण के द्वारा वो फूलता है। भस्मीकरण, ये लोहे जैसे उद्योग में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःछेदन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक यक्ष तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक यक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो इसका पीओपी भी इसको कहते हैं, और इसको सफ़ेद चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसे पानी में मिलाने पर यह ठोस में जम जाता है, और इसका उपयोग अग्निरोधी परत बनाने में, दीवारों की मरम्मत करने में इसका यूज किया जाता है, मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और बात करें बेकिंग सोडा जो है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सूत्र क्या होता है? NaHCO3 इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को फुलाने में, अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है। और बात करें धावन सोडा की, तो धावन सोडा को वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे धावन सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कपड़े धोने के साबुन में और डिटर्जेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है NaOH होता है, और इसका उपयोग साबुन और कागज़ बनाने में, रासायनिक निर्माण में इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं कि ऑप्शन को 100 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं। ये बात सही है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समानांतर होती हैं, ये भी सही है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, तो ये करते हैं, ये जो है गलत हो जाएगा। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ये सही है। सब सही हैं, बट ये 3 नंबर जो ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है उसके जो ये क्षैतिज होता है वो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और वहीं देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं ये ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है और एक दूसरे को ये ध्रुव पर भी मिलती हैं ये, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? एक धुएं के कमरे में आप प्रवेश करते हैं तो आपको एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? 1 नंबर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, जब प्रकाश के छोटे छोटे कण टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। और जब आपने देखा होगा कब ये घटना घटित होती है, जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो एक रोशनी अगर आती है, प्रकाश आता है तो आप देखते होंगे कि वो किरण आती है तो वहाँ पे बहुत सारे कण घूमते हैं। वो क्यों घूमते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश का जो छोटे छोटे कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में बट जाते हैं, इस कारण से वो हमें दिखाई देता है। तो क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से दिशा उसकी बदल जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी में डूबी छड़, जो है वो प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश के सफ़ेद रोशनी को विभिन्न रंगों में बटना, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष हो गया और प्रिज्म हो गया,
वो क्या करता है, प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, सफ़ेद रहता है और उसको इंद्रधनुष में हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में लौटना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे शीशे में हम प्रतिबिंब देखते हैं तो क्यों होता है, क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन के कारण हमें वो दिखाई देता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पत्ता का अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाते हैं। तो ये पत्ते का जो है अंदरूनी पार्ट है, ये जैसे पत्ता होता है उसका पार्ट काट लिया गया है, उसके बारे में अलग अलग नाम पूछा जा रहा है। अगर आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो आप बहुत ही आराम से इसको दे देंगे इसका उत्तर। और यहाँ पे देखें तो ये वाला जो होता है, ये पूछा है, ये जो पार्ट है उसका, ये जो पार्ट है उसका नाम क्या है। तो ये जो है, ये का नाम हो जाएगा ऊपरी अधिचर्म इसे कहते हैं, ठीक है, ऊपरी अधिचर्म कहते हैं। और यहाँ पे पूछा है बी जो है उसे निचली बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है, निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। और यहाँ पे सी को जो पूछा है वो रक्षक कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है, ये रक्षक कोशिकाएं हो जाएंगी। और डी जो है वो वायु अवकाश हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वायु अवकाश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और ई वाला जो पार्ट है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गोले के अंदर का जो भाग है, गोला छोटे छोटे गोले के रूप में दिखाई दे रहा है, उसे हरित लवक के नाम से जानते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक रंगीन चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप एनसीईआरटी को साइंस देखिए, साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी 9-10 का बहुत पर्याप्त है। वहाँ से अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो 25 में से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप 20-22 क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्ती है, इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ से काट करके यहाँ पे लाया गया है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो ये पत्ती का जो ये देखिए मध्य सिरा इसे कहते हैं। और ये पत्ती का जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट इसे पर्णपटल कहते हैं। और ये जिसमें जो शाखा अलग से डिवाइड होकर के गई है, फिर ये शाखा डिवाइड हो जाती है, उसे सिरा के नाम से जानते हैं। और इसका जो ऊपरी वाला ये जो उसका नस कह लें या उसकी कह सकते हैं, उसका जो पार्ट है, उसका जो ऊपरी पार्ट है उसे फ्लोएम के नाम से जानते हैं, रेड वाला। और ये जो नीचे वाला पार्ट उसे जाइलम के नाम से जानते हैं। ये जाइलम में जल का, जड़ों से जल का तनों तक जाता है। और ये फ्लोएम से फ्लोएम जो भोजन बनाता है पत्तियां, वो पेड़ों के अलग अलग भागों में जाता है। कहाँ से, फ्लोएम से। और जाइलम से जल का जो है संवहन होता है। और इसका एक पार्ट यहाँ से काट करके यहाँ पे लाया गया है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये जो पार्ट है ये ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं। ये जो ऊपरी पार्ट है ये वाला, इसका जो है ऊपरी पार्ट जो है उसे ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं। और इसे जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर, ये मोमी क्यूटिकल कहते हैं इसे। और ये वो देखिए यहाँ पे ये गोले के अंदर का जो छोटा छोटा गोला है उसे हरित लवक कहते हैं। और ये उसके बीच का जो भाग दिखाई देता है वायु कोश इसे कहते हैं। और ये द्वार कोशिका होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये द्वार कोशिका है। जो गोले के छोटे के अंदर ये जो गोले अलग अलग गोला है उसके जो छोटा सा भाग है उसके ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, उसे द्वार कोशिका कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को निचली बाह्य त्वचा कहते हैं, निचली बाह्य त्वचा कहते हैं। ये ऊपरी बाह्य त्वचा हो गया। और इसका जो ये स्ट्रक्चर है उसे निचली बाह्य त्वचा के नाम से जानते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर दोबारा क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप सही कर सकें। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो देख लेते हैं, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है सही है। एक क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं, ये जो है गलत है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक धारावाही परिनालिका क्या होती है। तो धारावाही परिनालिका दोस्तों ये कंडक्टिव ट्यूब इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये एक नली या मार्ग होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये धातु यानी कि तांबा और एल्युमिनियम की बनी होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, तार और विद्युत परिपथ में इसका यूज किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से पूछा गया है। जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर से पूछा है। क्या पूछा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो भारत सरकार के जो मुख्य बड़े बड़े पद हैं उसको आप अच्छे से कवर कर लें कि गृह मंत्री का कैबिनेट सचिव कौन है और भारत का जो कैबिनेट सचिव मुख्य कैबिनेट सचिव कौन है। तो ये जो है ना इस टाइप के देखिए पूछा गया मुख्य आर्थिक सलाहकार, आप अच्छे से देख लें। और ये भी देखना है जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, 1 साल के अंदर जितनी नई नियुक्तियाँ हुई हैं उसको अच्छे से कवर कर लें।
और किसके स्थान पे वो आए हैं वो भी आप कवर कर लें। वही एक इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इसके पहले कौन थे कि उन्हीं के स्थान पे वी आनंद नागेश्वरन आए हैं, किसके स्थान पे आए हैं। तो आपको क्या क्या करना है, नई नियुक्तियाँ ये अच्छे से पढ़ लेना है और किसके स्थान पे वो आए हैं इसको भी पढ़ लेना है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। और बात करें कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER, पहले हम ER समझ लेते हैं। ER क्या होता है, सॉरी ये SER पूछा है ना, तो SER में ये लिपिड के संश्लेषण होता है। ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और सबसे पहले हम ER के बारे में समझ लेते हैं। ER क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पूर्ण नाम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि पादप और जंतुओं में पाया जाने वाला एक झिल्ली युक्त कोशिका का भाग होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उसी में ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका कार्य क्या होता है, ये कोशिका के भीतर पदार्थों का निर्माण करने और परिवहन और उसका संशोधन करने के लिए यूज किया जाता है। ER जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ये एक होता है रफ, एक रफ होता है, रफ ER कहें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एक स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ होता है खुरदुरा होता है। क्यों ये खुरदुरा होता है, ये क्योंकि इसके सतह पर राइबोसोम होने के कारण इसे खुरदुरा कहा जाता है। और इसका काम जो होता है रफ का, वो प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो अगर रफ का पूछ ले, खुरदुरा का पूछ ले, तो RER पूछ ले, RER पूछ ले तो उसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसके सतह राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए चिकना होता है। और ये लिपिड वसा का निर्माण करता है, फैटी एसिड का निर्माण करता है, स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण करता है। यकृत में जो है विषहरण यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। कौन, ये स्मूथ रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका जो काम क्या होता है, वो लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, अगर खुरदुरा का पूछे तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये चिकने का पूछे, स्मूथ का पूछे तो वो लिपिड का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 6 जो है अणु जो होते हैं वो जल के होते हैं, और 6 अणु जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। और ये 6H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके एक जो है ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। 28 मई 2022 में प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये पूछा है कि कई नई नियुक्तियों से क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा चुका है। तो नई नियुक्तियाँ जितनी हुई हैं उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो लोकपाल कौन है, जो बड़े बड़े पद हैं, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, और जितनी भी संवैधानिक पोस्ट है उससे अलग जो है जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको अच्छे से देख लें, एक साल में कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादन और क्या उत्पन्न होता है। 3 उत्पादन से क्या उत्पन्न होता है, क्लोर एल्कली। तो यहाँ से जो उत्पन्न होता है वो 3 नंबर हो जाएगा। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पादन हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होता है। बात करें क्लोर एल्कली क्या होता है, तो क्लोर एल्कली जो है वो एक विद्युत अपघटन प्रक्रिया है, और जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन NaCl प्लस H2O ये मिलकर इसमें भाग लेते हैं, और इसी का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, और इससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देख सकते हैं ये NaCl और H2O ये अभिकारक के रूप में भाग लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बाद 2 NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, वो हाइड्रोजन क्लोरीन। ये देख सकते हैं ये हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रक्रिया बनती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था,
और इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है उस दिन ये 22 मार्च को स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल तक 12 मार्च को होता है, सॉरी ये 12 मार्च को होता है, और ये 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी नामक स्थान पे नमक कर का जो नमक कर है वो नमक बना करके नमक कर का विरोध करते हैं, और यही अहिंसक विद्रोह हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो खेड़ा आंदोलन कब होता है, ये 1918 में होता है, खेड़ा गुजरात में होता है, और ये किसानों का जो है कर बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस कारण से होता है। और दांडी यात्रा इसी के दौरान, सॉरी ये यार 1930 में नमक उत्पादन में पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक विरोध हुआ था, तो दांडी यात्रा हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हुआ था, लेकिन ये किसके अंतर्गत हुआ था, ये सविनय अवज्ञा के अंतर्गत हुआ था, लेकिन यहाँ पे दांडी यात्रा सही होगा, ठीक है, फिर दांडी यात्रा सही होगा। दांडी यात्रा हुआ था कब, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी नामक स्थान पर जाकर नमक का विरोध किया था, नमक बना करके नमक उत्पादन पर। उस समय ब्रिटिशों का एकाधिकार था, लेकिन वहाँ पे गांधी जी नमक बनाकर उसको तोड़ा, उस नियम को। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 नंबर होगा, दांडी यात्रा हो जाएगा। और अगला ऑप्शन जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, और शौकत अली, ये अली बंधु जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग जो है ये विद्युत मोटर में प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। और इसको हम थोड़ा सा मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। देख सकते हैं मैप में आप अच्छे से समझ लें, ये देख सकते हैं ब्रश है, ये ब्रश जो है कार्बन या धातु का बना होता है। ये विभक्त वलय, ये जो विभक्त वलय से विद्युत धारा बाहरी परिपथ तक ले जाता है, विद्युत वलय से लेकर के ये विद्युत धारा को बाहरी परिपथ तक ले जाता है, ठीक है, ये ब्रश जो लगा होता है, ठीक है। और विभक्त वलय जो है, स्प्लिट रिंग जो है, इसका काम क्या होता है, ये हर आधे घुमाव पर धारा की दिशा को बदल देता है, और ये हर आधे घुमाव पर क्या करता है, धारा की दिशा को बदल देता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, डीसी जनरेटर में किया जाता है। मृदुलौह कोर क्या है, इसका जो सॉफ्ट आयरन कोर इंग्लिश में कहते हैं, ये कुंडली के अंदर, ये देख सकते हैं कुंडली है, कुंडली के अंदर जो विद्युत क्षेत्र को केंद्रित और मजबूत करता है, जिससे अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न होती है। कुंडली क्या होती है, ये कुंडली जो है तांबे के तार का बना होता है, ये देख सकते हैं कुंडली है, ये तांबे का तार का बना, जिसे एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, और इससे क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स क्या होता है, एड्स दोस्तों ये एक वायरल रोग है, और इसका कारण जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, HIV के कारण ये होता है, और ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, और शरीर के संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और ये फैलता कैसे है, तो ये असुरक्षित यौन संबंध से, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो उसमें ये फैल जाएगा, और संक्रमित रक्त का आदान प्रदान करने से होता है। और किसी को अगर एड्स हुआ है, उसकी सुई सिरिंज का अगर उपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को उसका यूज़ किया जाता है, तो उसको भी संक्रमण होने की संभावना होती है। और माँ से बच्चों में भी ये गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के समय ये माँ से बच्चों में भी जा सकता है, माँ से बच्चे को भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में उसमें से कौन से कथन सत्य हैं। यह दर्पण का अभिलंब होता है, ये सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थिर होता है, ये गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये ऑप्शन सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3, यहाँ पे 1 नंबर जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब हम इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोले के अंदर की ओर हो, यानी कि ये परावर्तक सतह कौन सा हो, ये अंदर वाला भाग हो, ठीक है। तो यानी कि इधर वाला भाग अगर रंग दें, कलाई कर दें, तो इसका परावर्तक सतह किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह गोले की बाहर की ओर हो। ये इधर परावर्तक सतह बाहर हो, तो यानी कि इधर अंदर की भाग को अगर हम रंग देते हैं तो इसका परावर्तक सतह किधर हो जाएगा, बाहर की हो जाएगा, तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि
किसी दर्पण में उसका मुख्य भाग क्या क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये केंद्र को ध्रुव से मिलान, ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और केंद्र क्या होता है, केंद्र सेंटर, ये समझ लीजिए यहाँ पे केंद्र होगा, ये सी हो गया, और ये गोले का केंद्र होता है, ये गोला है, इसका केंद्र को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, गोले के केंद्र को केंद्र कहते हैं, इसे सी से इंडिकेट करते हैं। आगे फोकस क्या होता है, ये देख सकते हैं फोकस, यहाँ पे फोकस किसे कहते हैं, इसे एफ से इंडिकेट करते हैं। वह बिंदु जहाँ पर समानांतर किरणें ऐसे समानांतर किरणें आती हैं और परावर्तन के बाद जिस भाग से होकर जाती हैं उसे फोकस कहते हैं, जिस भाग से मिलती हैं उसे फोकस कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं, तो त्रिज्या दोस्तों वो केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, जैसे केंद्र हो गया, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी एफ और पी, ये देखिए यहाँ पे पोल हो गया, पोल और फोकस, ये इसके बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये त्रिज्या का आधा होता है, फोकस इज इक्वल टू r/2, त्रिज्या का आधा होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जो जैन शब्द में जैन शब्द दोस्तों ये जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। और जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के इसके संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। और इसके 23वें जो गुरु थे वो पार्श्वनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे। और जो 24वें और अंतिम इनके तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए, तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। बल्ब आप जानते हैं जो हमारे घरों में जलता है, और इसमें जो फिलामेंट होता है एक जाल सा बना होता है, उसमें बल्ब का फिलामेंट या उसे तंतु के नाम से भी जानते हैं। और वो जो फिलामेंट होता है, तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। और ये जलता कैसे है, जब इसमें विद्युत फिलामेंट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा उष्मा में रूपांतरित होकर के फिलामेंट गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। और इस बल्ब में दोस्तों 2 गैस भरी जाती हैं, निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन गैस इसमें भरी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी से भारत की स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों और औपचारिक शिक्षा से में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ ने कौन सी योजना लागू किया है जिससे भारत में स्कूली शिक्षा जो छोड़ चुकी किशोरी हैं उनको वापस लाया जाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के द्वारा इसे लाया गया है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। कोई इंडियन जो है मिनिस्ट्री है वो वर्ल्ड की जो यूनिसेफ जैसी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उससे मिल करके अगर कोई योजना लागू कर रही है, कोई योजना चला रही है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया है, तो इसको आप करंट अफेयर में देख लीजिए। बाल साहित्य पुरस्कार से कि बाल साहित्य पुरस्कार में कितने लोगों को दिया गया है, कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया है, ठीक है। और साहित्य पुरस्कार जो है ये साहित्य पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एकेडमी पुरस्कार अच्छे से देख लीजिए, जो अवार्ड दिए जाते हैं उसको आप अच्छे से देख लें। और इसके अतिरिक्त बाबा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, और व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इसको आप अच्छे से देख लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर में पूछा है, क्या पूछा है, ये विश्व कुश्ती चैंपियन से पूछा है, और उसमें भी पहली महिला का गौरव किसने प्राप्त किया, सबको नहीं पूछा है। किसी खेल में अगर कोई पहली महिला है, कोई भी खेल हो, यहाँ सिर्फ कुश्ती चैंपियन नहीं, कोई भी खेल अगर वहाँ पे पहली महिला अगर कोई भी अवार्ड जीतती है तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र ढलान स्लोप सामान्यतः होती है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं बाय मैप से। ये आप देख सकते हैं, ये एक
मांग वक्र का एक संबंध है। ये मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र जो है ये कीमत और मांग, जो प्राइस और डिमांड जो है इसके बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर किसी चीज़ का अगर कीमत बढ़ता है तो उसका मांग जो है कम हो जाता है। प्राइस और मांग में, कीमत और मांग में, प्राइस और डिमांड में एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। प्राइस अगर कीमत किसी चीज़ का ज़्यादा हो गया तो उसका मांग कम हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे अगर 5 रुपये की पेन है तो उसको खरीदने वालों की संख्या कितनी है? 7 है। अगर ये देखिए 5 रुपये था तो 7 लोगों ने खरीदा। वहीं अगर 7 रुपये का हो गया तो कितने लोगों ने खरीदा? 5 लोगों ने खरीदा। 10 रुपये का हो गया तो कितने लोगों ने खरीदा? 2 लोगों ने खरीदा। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है, ठीक है। और वहीं अगर कीमत देखिए जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे इनकी मांग बढ़ रही है, ठीक है। ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कीमत और मांग में संबंध को दिखाता है, ठीक है। तो और ये देख सकते हैं, ये बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी हो जाएगा। ए और बी कौन सा ऑप्शन है? वो 3 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब समझते हैं किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्दे पर केवल वही प्रतिबिंब, पर्दे पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, रियल इमेज होते हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह जो है उन किरणों से मिलने से बनती है जो स्क्रीन और पर्दे पर पड़ सकती हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। और आप जानते हैं दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। केवल अवतल दर्पण है वो आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और ये जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं, आभासी होते हैं, बड़े और छोटे होते हैं, सीधा और उल्टा भी होते हैं, बड़ा और छोटा भी होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। उपास्थि के छल्ले जो हैं वो श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकते हैं। इसको हम थोड़ा सा मैप में अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये हमारा श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र को देख लेते हैं। हम सांस लेते हैं नाक से होते हुए ये श्वास नली से होते हुए आगे उपास्थि वलय से आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। बाएं फेफड़े और दाएं फेफड़े में ये चला जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ से होते हुए ये श्वसनिका में जाता है। श्वसनी, इसे जो 2 भाग है उसे श्वसनी कहते हैं। आगे श्वसनी से ये श्वसनिका में डिवाइड हो जाता है। और ये श्वसनिका जो है ये आगे जाकर के कुपिकाओं में जो है डिवाइड हो जाती हैं। और इन्हीं कुपिकाओं, इनकी कुपिकाओं की संख्या करोड़ों में होता है। और इन्हीं कुपिकाओं में जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती हैं, इसलिए हमारा फेफड़ा जो है, हमारी छाती जो है फूल जाती है। और इसमें जो ऑक्सीजन होता है इन हवाओं में जो हम सांस अंदर लेते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसी कुपिकाओं के माध्यम से फिर पुनः ये यहाँ से होते हुए बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं श्वास नली जो है, ये श्वास नली, ये पहला पूछा था उपास्थि के वलय, ये जो है उपास्थि के वलय कार्टिलेजनस रिंग इसे कहते हैं। ये सी टाइप का होता है, देख सकते हैं आप, इसका आकार थोड़ा सा सी टाइप में है। ये सी टाइप का उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। यानी कि अगर इसको जैसे हमारा कान ऐसे दाबते हैं तो वो ये दबता है, ठीक है। कार्टिलेज का बना होता है। इसका काम है वो जो श्वास नली है, श्वास नली को वायु मार्ग के नष्ट होने से बचाना है। श्वास को वायु मार्ग को नष्ट होने, कोलैप्स होने से बचाना है, ठीक है। श्वास नली क्या होती है? ये श्वास नली जो है ट्रैकिया इसे कहते हैं। ये फेफड़ों तक हवा ले जाने का मार्ग है। ये फेफड़ों तक हवा ले जाने का एक मार्ग है। और ये हवा के अंदर और बाहर यानी आवागमन को सुनिश्चित करती है। और ये रीढ़ जो हमारे पीछे की हड्डी होती है, रीढ़ जो है ऑप्शन में हमारे दिया था बैकबोन, वो शरीर में सहारा प्रदान करता है। ये पसलियाँ देखिए, यहाँ पे पसलियाँ हैं। ये पसलियाँ जो हैं दोस्त, ये मिल कर के ये छाती का पिंजरा जो है ना, पिंजरा देखते हैं, समझ रहे हैं ना, एक पिंजरे की तरह ये बनाता है। और इसी में हमारा हृदय फेफड़ा रहता है जिससे उसे रक्षा प्रदान करता है ये पसलियाँ। और ये सांस लेने में भी मदद करता है। ये डायफ्रेम भी ये हमारी छाती और ये जो पाचन तंत्र है उसको डिवाइड करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त,
कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा। अवतल दर्पण में जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया तो कोई ऐसे ये देखिए यहाँ पे पूछा है कि इस पे वक्रता केंद्र सी हो गया और कोई किरण जो है प्रकाश की किरण इसी पे जाती है और इस पे जाने के बाद आपतित होती है, तो इसी पे आपतित होने के बाद ये पुनः इसी से टकराकर पुनः इसी रास्ते पे वापस हो जाती है पुनः इसी वहाँ पे दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से परावर्तित हो जाती है। इसलिए इसके बीच का कोण कितना बनता है, देख सकते हैं एक रेखा पर कितना का कोण बनता है, 0 का बनता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, केरल राज्य में बहती है। आसान सा क्वेश्चन है, पेरियार नदी, और केरल में ही भारत पूजा नदी बहती है। और पंजाब में आप जानते हैं 5 नदियाँ बहती हैं। ऊपर जो है ये सिंधु हो गया, झेलम हो गया, फिर चेनाब आती है और फिर उसके बाद ये रावी आके इसी पे मिल जाती है। ठीक, फिर उसके बाद ब्यास में आके सतलज बहती, इसी में ब्यास आके मिल जाती है। पंजाब 5 नदियाँ पंजाब का निर्माण करती हैं। उड़ीसा में दोस्तों महानदी जो सबसे बड़ी नदी है, महानदी वंशधारा ऋषिकुल्या बहती है। त्रिपुरा में एक बराक नदी बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि श्वसन का इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा के रूपांतरण। ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि श्वसन कैसे होता है। श्वसन दोस्तों 2 टाइप्स होता है, श्वसन रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप्स होता है। एक एरोबिक कहते हैं, क्या होता है, एक एरोबिक होता है और एक अनएरोबिक होता है। एक एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज या पायरुवेट जो है ये पूरी तरह से तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करता है। ग्लूकोज या पायरुवेट डिवाइड होकर के इन चीज़ों का निर्माण करता है। एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें ग्लूकोज अधूरा टूटता है और अल्कोहल और लैक्टिक एसिड और कम मात्रा में एनर्जी का निर्माण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त करंट अफेयर से है। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो ये देख सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर में देख सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये हमारी रक्षा इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, रक्षा उद्योग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको देख लें अच्छे से कि कौन सा अभी हाल ही में 1 साल के अंदर कौन सी DRDO ने कौन सी या और इसरो ने कौन सा काम किया है, तो इसको आप अच्छे से देख लें, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जीवाणु और कवक हो जाएगा। जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और कवक हो जाएगा। ये अपघटन का काम करते हैं दोस्त, ये अपघटन का काम करते हैं, यानी कि मृत पौधों और जानवरों को अपघटित कर उनके पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस कर देते हैं। और लाइकिन दोस्तों ये वायु की शुद्धता का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम ओम्स लॉ का सही गणितीय रूप का निरूपण करता है, तो V बराबर IR, बहुत ही आसान है, आप जानते होंगे V बराबर IR, ये ओम के नियम को निरूपण करता है। ओम का नियम क्या है, तो ये ओम का नियम कहता है एक विद्युत परिपथ में धातु के 2 सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, किंतु उसमें ताप समान रहना चाहिए। तो ताप समान रहना चाहिए, उसके V जो है V प्रोपोर्शनल टू I होता है। और जब ये I हटता है, प्रोपोर्शनल हटता है, तो एक जो समानुपाती एक कांस्टेंट R लगता है, V बराबर IR हो जाता है। और ये R जो है रेजिस्टेंस प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जो पुरानी टीवी होती थी जो जिसमें सिर्फ काला और सफ़ेद दिखाई देता था, वही क्वेश्चन पूछा है, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, तो उसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, राजस्थान के नागौर जिले में ये किया गया था। नागौर जिले में किया गया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री। कब किए थे? ये 1959 में किए थे, नागौर में किया गया था। और बाद में 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये पूरे देश में विधिवत संवैधानिक तरीके से, पूरे विधिवत तरीके से पूरे देश में लागू होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टिन जो है, टिन लेड मिश्र धातु के उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, यह भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। गलनांक उच्च नहीं निम्न होना चाहिए। तो 1 और 2 सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज के बारे में बात करें, फ्यूज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्यूज दोस्तों इसका यूज किया जाता है विद्युत परिपथ और उपकरणों की सुरक्षा के लिए। हमारे घरों में आप देखे होंगे कि बोर्ड में या घर के बाहर फ्यूज लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? हमारी परिपथ और उपकरणों, टीवी, पंखा, इसको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और इसका निर्माण टिन और शीशा यानी लेड से किया जाता है, टिन और लेड से किया जाता है। और इसका जो कार्य है वो निर्धारित मान से अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होकर पिघल जाता है। अगर गलनांक उच्च रहेगा तो गर्म होकर नहीं पिघल पाएगा, गलनांक कम होता है इसलिए वो गर्म होकर पिघल जाता है। इससे परिपथ टूट जाता है और हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दे से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 2021 में सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये इसको हम अच्छे समझ लेते हैं। सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य ये केस था क्या? इसमें ये कहा गया था कि ये एक मामला आया था कि उसमें पति और उसके सास ने, एक तेजिंदर पाल कौर थी, एक महिला थी, उनको उनके पति और सास ने जिंदा जला दिया था। क्यों? क्योंकि वो दहेज के कारण। कैसे पता चला कि दहेज की घटना है? रक्षाबंधन के दिन उनके भाई से उन्होंने बताया था कि दहेज के कमी के कारण ससुराल में उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ही दिन बाद उनको जला दिया जाता है उनके पति और उनके सास के द्वारा। और बाद में इसी में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में दहेज हत्या के मामले में सजा और साक्ष्य के लिए एक ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किया और आज भी उस नियम को फॉलो किया जाता है। तो दोस्त ये कितनी बुरी बात है कि एक महिला को जिंदा जला दिया जाता है दहेज के लिए। सोचिए वो महिला जो अपने माँ बाप उसको कितने कैसे खिला पिला के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, भाई को छोड़ देती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है, अपनी इन्वायरमेंट में जिसमें रहती है उसको छोड़ देती है और उसके बाद आपके घर में आती है, आपका जीवन साथी बन के आपके परिवार को देखभाल करती है, आपके पूरे जीवन को सुधारने के लिए आती है और उसके सिर्फ कुछ सामान के लिए, कुछ पैसे के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता है। ये पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में इतनी हिंसात्मक विचार आ जाते हैं, ऐसे कर्म कैसे कर देते हैं। तो दोस्त ये आप युवा हैं, आप समझ सकते हैं कि कम से कम ये आप अपनी ऐसी केस है ना, ये सुधार आप कर सकते हैं। आप उनको पर परिवार के ऊपर छोड़ दिए, यार दहेज मत लीजिए, बहुत बड़े दिल वाले होंगे तो आप दहेज नहीं लेंगे। लेकिन ठीक है यार, अगर दहेज ले रहे हो तो आप उनके ऊपर छोड़ दो भाई, जो दो हम खुशी से स्वीकार करेंगे। कभी दहेज के लिए हम एक प्रश्न नहीं उठाएंगे और जब भी कभी कोई आवाज़ उठाएगा तो हम अपनी पत्नी का हमेशा साथ देंगे और उसके लिए हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ उसका पति खड़ा हो सकता है। यानी कि आप आने वाले समय में इसमें सुधार ला सकते हैं, तो आप सुधार जरूर लाइएगा। आपकी वजह से कभी कोई बेटी की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने की तरीके को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलन को दर्शाता है? कॉपर टी, मुखी गोलियां, कंडोम और नलिका विच्छेदन। ये दोस्तों ये प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी यहाँ पे हो जाएगा, वो 4 नंबर पे जाएगा। निषेचन इससे रुक जाता है और मुखी गोलियां से रोपा रुक जाता है। कंडोम से शुक्राणु जो है गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंच पाते हैं। और नलिका उच्छेदन यानी टिबक्टोनी से अंडाणु जो है गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। आप युवा हैं इसलिए आपको जानकारी होना जरूरी है। कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी ये गर्भ निरोधक उपकरण है एक, और ये काम कैसे करता है? गर्भाशय में इसे डाला जाता है और ये इसमें कॉपर टी है। कॉपर जो होता है वो कॉपर धातु शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है, न्यूट्रल कर देता है और ये 5 से 10 साल तक ये प्रभावी रहता है। एक बार डाल दिया जाता है तो ये 5 से 10 साल तक प्रभावी इफेक्टिव रहता है। मुखी गोलियां क्या होती हैं? ये दवा के रूप में ली जाती हैं और ये काम कैसे करता है? अंडाशय में अंडा बनने से रोक देता है, ठीक है।
और कंडोम क्या होता है? कंडोम दोस्तों ये महिला और पुरुष द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आवरण है और इसमें स्पर्म को गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है, इसको रोक देता है और इससे गर्भधारण सुरक्षा मिलती है। यौन संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिसेबल डिसीज जो है इससे भी सुरक्षा मिलती है कंडोम से, ठीक है। और नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? इसमें जो है महिला के फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है, इससे स्पर्म और जो ओवम कभी नहीं मिल पाते हैं और ये अस्थायी गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और हम आगे देखते हैं। तो दोस्त हमने 17 सितंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में 45 प्रश्न जो थे उसका हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा, डीप में जाके देखा। थोड़ा सा टाइम लगा होगा लेकिन आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखे होंगे। और हमने देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। तो लेवल आप कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इक्का दुक्का 4-5 क्वेश्चन ईजी मिले हैं, 4-5-6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिले हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ही टफ थे लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हमने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने देखिए जो एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी आप तैयारी की अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो एक कोट से हम जो है इसको समाप्त करते हैं, कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और भी बदतर होगा लेकिन परसों धूप खिलेगी। तो दोस्त कभी हार मत मानिए, आपका पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, सत्य है दोस्त, कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोरिंग होता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। हो सकता है आने वाला कल और भी बुरा हो, इसको स्वीकार कीजिए कि हो सकता है हमारा आने वाला समय हमें और मेहनत ले और हमें थका दे, लेकिन उसके बाद जो आप मेहनत करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जो मेहनत करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे तो उसमें आपकी एनर्जी जाएगी। लेकिन दोस्त उसको खूब अच्छे से जब पढ़ लेंगे ना, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो वो आपके यहाँ वो धूप खिल जाएगी आपके जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में, आपके माँ बाप को सम्मान मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। एक जो आपकी उम्मीद थी ना, जो सपना था उसे आप पूरा पा लेंगे। तो आपके अकाउंट में 40,000 50,000 मंथली आएगा, आपका परिवार की जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान हो पाएगा, आप एक कॉन्फिडेंस तरीके से जिएंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे। तो दोस्त आज जो है थोड़ा सा कठिन समय है लेकिन मेहनत कीजिए और आपके जीवन में ज़रूर प्रकाश होगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।